हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय न्यू ऑडियो कॉमिक्स स्टोरी प्रतिशोध किसवाला सुपर कमांडो थ्रू। आई होप आप लोग एंजॉय करेंगे इस स्टोरी को। सो लेट्स गो। प्रतिशोध किसवाला सुपर कमांडो थ्रू। यह कहानी उस युवक की कहानी है जिसने समाज से अपराध के कोड़ का खात्मा करने का बीड़ा उठाया। यह बीड़ा उठाने वाला हाथ है उस किशोर का जो आसमान में चमक रहे ध्रुव तारे के समान अपराध खत्म करने की अपनी प्रतिज्ञा पर अटल है और जिसका नाम है सुपर कमांडो थ्रू। अपराध कहीं भी किया जा सकता है, पर कुछ स्थान लुटेरों के लिए भी स्वर्ग समान होते हैं। जैसे कोहरे में ढका राजनगर का बंदरगाह। उस बंदरगाह से एक बूढ़े आदमी को कहीं जाना होता है। वह तेज़ी से अपने कदमों को आगे बढ़ाता है और बोलते हुए जाता है, जल्दी करो वरना आखिरी स्टीमर भी छूट जाएगा। कुछ गुंडे उस बूढ़े आदमी का पीछा करते हैं और उसे आकर धर दबोचते हैं। उनमें से एक गुंडा बोलता है, चिल्ला मत बुड्ढे, स्टीमर छूट गया तो कोई बात नहीं, पर अगर जान छूट गई तो फिर नहीं मिलेगी, समझा। यह बोलते ही उस गुंडे ने अपने चाकू को उस बूढ़े आदमी के गर्दन पर रख दिया। बूढ़े का मुंह चिल्लाने के लिए खुला और तुरंत बंद कर दिया गया। एक गुंडा उस बूढ़े आदमी से पूछता है, माल कहाँ है, जल्दी निकाल। लेकिन तीनों में से किसी ने भी उस चिड़िया की तरफ ध्यान नहीं दिया जो बिजली की रफ्तार से शहर की तरफ उड़ी और सुपर कमांडो ध्रुव के पास जाकर उस घटना की सारी जानकारी दे दी। सुपर कमांडो ध्रुव पंछियों की भाषा को समझता था और वो उस पंछी से बोला, समझ गया, चलो जगह बताओ। और 30 सेकंड बाद एक गुंडा पीछे मुड़ते हुए दूसरे गुंडे से बोला, साका, यह तो उसी की मोटरसाइकिल की आवाज़ है। दूसरा गुंडा बोलता है, तो भागो। दोनों तेज़ी से भागे, परंतु मोड़ पहुंचते ही दोनों भय से चढ़वत हो गए। वह दोनों सुपर कमांडो ध्रुव से बोलने लगे, हमको माफ़। सुपर कमांडो ध्रुव अपने मुक्के से उस गुंडे के थोबड़े पर मारते हुए बोला, माफ़ी या तो कानून देगा या फिर ऊपर वाला, मैं नहीं। यह बोलते ही सुपर कमांडो ध्रुव की लात उस गुंडे के सीने पे थी। सुपर कमांडो ध्रुव उन दोनों गुंडों को मार देता है। वह बूढ़ा आदमी ध्रुव के पास आकर बोलता है, पर बेटे, तुमको पता कैसे चला कि इस सुनसान में 2 गुंडे मुझको लूट रहे हैं। जवाब में सुपर कमांडो ध्रुव उस बूढ़े आदमी से बोलता है, मुझको एक चिड़िया ने बताया था बाबा। यह सुनते ही वो बूढ़ा आदमी सोच में पड़ जाता है, चिड़िया ने, वाह। तभी सुपर कमांडो ध्रुव उस बूढ़े आदमी से बोलता है, नमस्कार बाबा। जवाब में बूढ़ा आदमी भी बोलता है, नमस्कार बेटे। यह था अपराध के खिलाफ एक अकेले व्यक्ति की जंग का एक बहुत छोटा सा हिस्सा, और यह अकेला व्यक्ति है स्पेशल कमांडो फोर्स का कैप्टन सुपर कमांडो ध्रुव कई असाधारण शक्तियों का स्वामी, जिसका सिर्फ नाम सुनकर ही कई अपराधी गलत काम न करने की कसम खा लेते हैं, जो अपराधियों के लिए मौत का पैगाम है और दुखियों के लिए इंसाफ की आवाज़। अपराधियों का यह काल कहाँ से आया, इसका उत्तर या तो आईजी राजन जानते हैं या फिर ध्रुव का दिल, जिसमें अब तक धधक रही है प्रतिशोध की ज्वाला। दरअसल इस कहानी की शुरुआत आज से 18 साल पहले जुपिटर सर्कस से होती है। इस देश का सबसे मशहूर सर्कस है जुपिटर, जहां अपने अपने फ़न में माहिर कलाकार अपनी आश्चर्यजनक कलाओं से जनता का मनोरंजन करते हैं। जैसे छुर्रेबाज रंजन, जिसके चाकू जब हवा में उछलते हैं तो दर्शकों की सांसें गले में ही रुक जाती है। रिंग मास्टर शेर खान, जिसके चाबुक की एक फटकार पर खूंखार से कुछ भी कर गुजरने को तैयार हो जाते हैं। निशानेबाज सुलेमान, जो आँख पर पट्टी बांधकर भी उड़ती चिड़िया की आँख को निशाना बना सकता है। मोटरसाइकिल सवार पवन, जिसका कारनामा देखते देखते कई दर्शक दांत से अपनी उंगलियां काट खाते हैं। स्ट्रॉन्ग मैन हरकुलस, जिसका जैसा नाम वैसा ही काम। इन सब बेजोड़ कलाकारों के कारण जुपिटर सर्कस का हर शो हाउसफुल रहता है।
परंतु इन सब के बावजूद सर्कस का मुख्य आकर्षण है राधा और श्याम के झूले पर करतब, जो जब जमीन से 60 फुट ऊपर हवा में दिखाए जाते हैं तो नीचे चाल नहीं लगता। ऐसे में जरा सी भी चूक का अर्थ है एक निश्चित और दर्दनाक मौत। परंतु ऐसे खतरनाक करतबों को दिखाते समय ये कलाकार क्या सोचते रहते हैं, आइए सुने। श्याम राधा से बोलता है, राधा, मैं बहुत दिनों से तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। राधा जवाब देती है, तो सोच क्या रहे हो? शो ख़त्म होने से पहले ही कर डालो। श्याम बोलता है, राधा मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और राधा बोलती है, और क्या, आज कह ही डालो। श्याम बोलता है, और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तो तुम तैयार हो? राधा और श्याम छलांग मारकर तब तक नीचे आ जाते हैं, पर इससे पहले कि श्याम राधा का जवाब सुन पाता, पंडाल तालियों के शोर से गूंज उठा। तभी श्याम राधा से पूछता है, तुमने क्या कहा? मैं सुन नहीं पाया। राधा बोलती है, मैंने कहा हाँ। श्याम बोलता है, सच? राधा बोलती है, हाँ बुद्धू, तुम इतने डरपोक हो, यह मुझको पहले नहीं पता था। इसके जवाब में श्याम राधा से कहते हैं, दरअसल राधा, यह बात कहना झूले पर करतब दिखाने से भी ज़्यादा मुश्किल है। राधा बोलती है, ऐसा क्या? तो इस तरह उस संबंध की शुरुआत हुई जो जल्द ही पति पत्नी के संबंधों में बदल गई, और इसी पवित्र संबंध ने शीघ्र ही एक हिष्ट-पुष्ट पुत्र को जन्म दिया। राधा अपने बेटे की ओर देखते हुए श्याम से बोलती है, देखो श्याम, हमारे बेटे की आंखें कैसे चमक रही है। श्याम जवाब देता है, हाँ राधा, इसका नाम भी हम एक चमकते सितारे पर ही रखेंगे, उत्तर का सबसे चमकीला सितारा ध्रुव। एक बच्चे के आने से पूरे जुपिटर का माहौल ही बदल गया। नन्हा ध्रुव सिर्फ सर्कस के कलाकारों का ही नहीं, जानवरों की भी आंखों का तारा था। मासूम जानवर अपने खाने का हिस्सा बचाकर ध्रुव के लिए ले जाते, और सर्कस का मालिक जैकब तो चांद छिड़कता था ध्रुव पर। जैकब अपने दोनों बाहें फैलाए हुए ध्रुव को बोलता था, आजा आजा बेटे, और ध्रुव को अपने गोद में ले लेता। जानवरों की भी भाषा होती है, इस बात का एहसास नन्हे ध्रुव को बहुत तेज़ी से हो रहा था। नन्हा ध्रुव अक्सर सर्कस में रहने वाले जानवरों के साथ खेला करता। ध्रुव जानवरों से बातें करता था। क्या कहा? जोर से बोलो। खेलने चलो। अच्छा ठीक है, लेकिन शाम को खेलेंगे, अभी माँ मारेगी। 5 साल का होते होते ध्रुव कई कलाओं में माहिर होने लगा था। नन्हा ध्रुव जब रस्सी पर चलता तो नीचे खड़े उसके माता पिता राधा और श्याम उसे देखते रहते। श्याम राधा से बोलता, घबराओ मत, वह गिरेगा नहीं। रस्सी पर चलना उसके लिए खेल है। छुर्रेबाज रंजन को सबसे ज़्यादा भरोसा था ध्रुव पर। जब नन्हा ध्रुव छुर्रा चलाने सीख रहा था तो छुर्रेबाज रंजन उसकी तारीफ करते हुए बोलता है, वाह वाह, सिर्फ आधा इंच की दूरी पर। और ध्रुव अपने छुरे को रंजन की गर्दन से आधा इंच की दूरी पर रोक देता। जब ध्रुव ने बंदूक से निशाने लगाए तो सुलेमान को भी दांतों तले अंगुली दबानी पड़ी, और सुलेमान अपने मन में सोचने लगा, यह तो मेरा भी बाप निकलेगा। जो शेर बाघ शेर खान तक की बात नहीं मानते थे, वे ध्रुव के इशारे पर अपनी जान दांव पर लगा देते थे। परंतु रस्सी के झूले पर करतब सीखना सबसे ज़्यादा कठिन काम होता है। इसके लिए ध्रुव को तब तक इंतज़ार करना पड़ा जब तक वह 13 वर्ष का नहीं हो गया। ध्रुव को झूले पे झूलने सिखाते हुए उसके पिता नीचे खड़े होकर उसे बोलते हैं, शाबाश बेटे, पैरों को जितना अधिक मोड़ सकोगे कलाबाजी खाना उतना ही आसान होगा। मोटरसाइकिल सीखने का भी यही समय था। ध्रुव को मोटरसाइकिल सिखाते हुए इंस्ट्रक्टर बोलता है, बहुत अच्छा, उछलते वक्त बदन को और आगे झुकाया करो। अपने बदन और पैरों को खास तरीके से मोड़ो तो हवा में ही मोटरसाइकिल को मोड़ सकते हो। अब सिर्फ हरकुलस से ध्रुव को सीखना बाकी था। हरकुलस ध्रुव से बोलता है, ताकत बढ़ाने के लिए कुछ खास व्यायाम जरूरी है, लेकिन अधिकतर करतबों के पीछे कुछ खास गुण होते हैं, जैसे सिर से ईंट तोड़ना। ऐसे इसमें सिर्फ एक खास बात है, और धीरे धीरे ध्रुव ने इस क्षेत्र में भी महारत हासिल कर ली।
और इसके साथ ही ध्रुव के सीखने का समय खत्म हो गया। अब समय था ध्रुव के आश्चर्यजनक करिश्मों को जनता के सामने पेश करने का, और ध्रुव ने अपने गुरुओं को निराश नहीं किया। जनता ध्रुव के करिश्मों को देखकर झूम उठी। ध्रुव का हर कारनामा मौत को चुनौती देता हुआ सा था। ध्रुव के कर्तव्यों ने जुपिटर सर्कस को एक बार फिर ख्याति के शिखर पर ला खड़ा किया। जुपिटर सर्कस का मालिक ध्रुव को पाकर अपने आप को दुनिया का सबसे भाग्यशाली व्यक्ति समझ रहा था। लेकिन जैकब की निश्चिंतता के साथ दूसरे सर्कसों के मालिकों की मुसीबतें बढ़ती जा रही थी। जैसे कुंदनपुर में चल रहे ग्लोब सर्कस की। ग्लोब सर्कस का एक वर्कर अपने बॉस से बोलता है, बॉस, इस नाथू ने आज फिर शैतान को मांस का एक टुकड़ा ज़्यादा दिया। बॉस नाथू को थप्पड़ मारते हुए बोलता है, क्यों बे नाथू, कमीने, हमने तुझको जानवरों पर नज़र रखने के लिए रखा है या उनको तगड़ा करने के लिए? मांस की उस बोटी का पैसा क्या तेरा बाप देगा? बोल। नाथू बोलता है, मालिक, वो शैतान भूख से रो रहा था। तो बॉस पूछता है, तो? नाथू बोलता है, गलती हो गई मालिक, माफ़ कर दीजिए। बॉस बोलता है, तूने हमारा बहुत नुकसान किया है नाथू, चुप इसको, इससे उस पोटी का दाम वसूल कर लो। नाथू बोलता है, नहीं मालिक, रहम कीजिए। भयभीत नाथू पलटा, लेकिन तभी जुबिस्को का बलिष्ठ मुक्का उसके आ लगा, और इससे पहले कि उसके खुले मुंह से चीख निकलती, जुबिस्को का दूसरा करारा वार उस पर पड़ चुका था। इस बार चीखने का कोई मौका न था, क्योंकि नाथू का मस्तिष्क धीरे धीरे अंधेरे में डूबता जा रहा था। जुबिस्को बॉस से बोलता है, अरे यह तो बेहोश हो गया बॉस। बॉस बोलते हैं, सिर्फ 2 गुस्सों में बड़ा कमजोर निकला। बेचारे को शैतान की बड़ी चिंता थी। जीते जी तो बेचारा उसकी सेवा कर नहीं पाया, शायद मर कर सेवा कर पाए। जुबिस्को बॉस से बोलता है, मैं समझ गया बॉस, यू आर जीनियस बॉस। जुबिस्को नाथू को अपने कंधे पर टांग कर ले जाते हुए हंसते हुए कहता है, उफ, पीठ में दर्द हो गया हंसते हंसते। जुबिस्को नाथू को पिंजरे में शैतान के सामने डाल देता है और बोलता है, ले बेटे शैतान, तेरा खाना आ गया। शैतान ने पिछले 4 सालों में एक बार भी पेट भरकर खाना नहीं खाया था। आज वह हड्डी तक चबा जाने के मूड में था। जुबिस्को हंसते हुए बोलता है, बेचारा नाथू पैर फिसलने से सिर के पिंजरे में गिर पड़ा और मर गया। लेकिन बॉस इतना खुश नहीं था। सर्कस का मैनेजर जिंगो बॉस के सामने था। बॉस जिंगो से पूछते हैं, आज के सभी शो की आमदनी का क्या हाल रहा जिंगो? जिंगो बोलता है, हालत ख़राब है बॉस, अब तो हमारे पास जानवरों का चारा खरीदने के लिए भी पैसे नहीं हैं। अब कल पता नहीं क्या होगा। बॉस बोलता है, क्या बात है, समझ नहीं आता। अब कोई ग्लोब सर्कस देखने आता ही नहीं है। जरूर कोई हमारे सर्कस का नाम बदनाम कर रहा है। अगर उसका सुराग है, शायद हमारा आखिरी शो खत्म हो गया। वेंटिलेटर से झांकते हुए बॉस बोलता है। वेंटिलेटर से आवाज़ आती है, यह भी कोई सर्कस था? हाँ, एकदम बकवास। बच्चा अपने बाप से बोलता है, पापा वो जो पिछले साल सर्कस आया था ना, क्या नाम था उसका? जुपिटर सर्कस। अरे उसकी और इस ग्लोब सर्कस की क्या तुलना। हाँ, यह ग्लोब सर्कस तो जुपिटर के पैरों की धूल तक नहीं है। लोग आपस में बातें करते हुए जाने लगते हैं। अब न तो दोबारा यह सर्कस देखने आऊँगा और न ही किसी दोस्त को आने दूंगा। मैं भी। सर्कस का मालिक यह सब सुनकर चिल्लाते हुए बोलता है, जुपिटर जुपिटर, पागल कर दिया है मुझको इस नाम ने। कभी हमारा सर्कस टॉप पर था, नोटों में लौटता था मैं, लेकिन जब से यह जुपिटर सर्कस आया है, हम ताने ताने को मोहताज हो गए हैं। बॉस जिंगो से बोलता है, ग्लोब सर्कस के जिंदा रहने की सिर्फ एक ही सूरत है, और वह है जुपिटर सर्कस की मौत। तुम जाओ और जुबिस्को को मेरे पास भेज दो। उस रात ग्लोब सर्कस के मालिक और जुबिस्को के बीच में जो गुप्त बातचीत हुई, उससे एक ऐसा खूनी दौर शुरू हो गया जिसमें ग्लोब और जुपिटर
दोनों सर्कस बर्बाद हो गए। कुछ दिन बाद राजनगर से थोड़ी दूर एक बड़े से मैदान में लगे जुपिटर सर्कस का तंबू रात के आखिरी शो के बाद खाली हो गया था और जल्द ही सारे सर्कस की बत्तियां धीरे धीरे बुझने लगी। जुबिस्को को इसी का इंतजार था। वह तेजी से एक अंधेरे कोने की तरफ बढ़ा और एक जगह तंबू के पास खड़ा होकर सोचने लगा, अब मैं पेट्रोल छिड़कना शुरू करता हूँ, समय बहुत कम है। और मिनटों में जुबिस्को ने पूरे सर्कस को पेट्रोल के घेरे में कैद कर दिया और बोला, चलो यह शुभ कार्य तो समाप्त हुआ, अब सारे जुपिटर वासी नींद में ही गॉड को प्यारे हो जाएंगे। लेकिन कुछ लोग जग भी रहे थे। एक बंदा जमीन छूकर बोलता है, अरे यह तो पेट्रोल है। तभी जुबिस्को आकर पीछे से उसकी गर्दन को दबा देता है और फिर जुबिस्को बोलता है, उफ, बाल बाल बचा, वरना इसके चिल्लाते ही सारा खेल खत्म हो जाता। और जुबिस्को अपने बढ़ते हुए कदम के साथ सोचता है, अब सावधानी से काम करना पड़ेगा। जुबिस्को ने दूसरा कनस्टर उठाया और धीरे से तंबू के अंदर झांका और झांकते हुए सोचता है, मैदान साफ है, अंदर कोई भी नहीं है, यही मौका है। जुबिस्को को सर्कस के तंबू में घुसते किसी ने भी नहीं देखा। उसके बलिष्ठ हाथों में पेट्रोल से भरा दूसरा कनस्टर खिलौने की तरह झूल रहा था। वह चुपचाप सर्कस के रिंग में पहुंचा और सोचने लगा, यहीं से शुरू करना चाहिए, सबसे अच्छा रहेगा। परंतु जुबिस्को की किस्मत उसके साथ नहीं थी। श्याम अपने झूले की नई रस्सियां बांध रहा था। श्याम जुबिस्को से पूछता है, कौन हो तुम? रुक जाओ। जुबिस्को समझ गया कि अब ज़्यादा वक्त नहीं है। उसने एक झटके में कनस्टर रिंग के फर्श पर पलट दिया। महक श्याम के नथुनों तक पहुंची और वो लपका, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी और श्याम चिल्लाते हुए बोलता है, आग आग, भागो। जुबिस्को बाहर की तरफ भागा और भागते हुए कदम के साथ सोचता है, कनस्टर ले चलो, बॉस ने कहा था कि कोई सबूत मत छोड़ना। परंतु अगले ही पल श्याम की लात उसकी पीठ पर घोड़े की दुल्लत्ती की तरह पड़ी और जुबिस्को आह करके गिर पड़ा। अंदर ध्रुव अपने कपड़े बदलने ही जा रहा था कि उसे आग दिखी। वह तेजी से बाहर भागा और उसकी नज़र सबसे पहले जुबिस्को और अपने पिता पर पड़ी। ध्रुव चिल्ला उठा, नहीं। ताकत में जुबिस्को श्याम से दुगना था। उसका हाथ घुमा, श्याम की कनपट्टी पर एक करारी चोट पड़ी और वह होश खो बैठा। जुबिस्को ने श्याम को हवा में उठा लिया और इससे पहले कि ध्रुव आग की लपटों को पार करके उन तक पहुंचता, बेहोश श्याम को जुबिस्को ने चलती आग में झोंक दिया। श्याम पल भर में राख हो गया और ध्रुव चिल्ला उठा, नहीं। चीख सुनकर वह ध्रुव की तरफ पलटा। आग की रोशनी में चमकता हुआ जुबिस्को का चेहरा संसार का कुर्तम चेहरा लग रहा था, परंतु अब पकड़े जाने की संभावनाएं बढ़ती जा रही थी। जुबिस्को बाहर की तरफ भागा और ध्रुव उसके पीछे लपका। उसकी सोचने समझने की ताकत गुम हो चुकी थी। अब उसके दिमाग में सिर्फ एक ही शब्द बार बार गूंज रहा था, बदला। दोनों के बीच में अभी काफ़ी दूरी थी। ड्राइवर जुबिस्को से बोलता है, कनस्तर क्यों लाद लाए, फेंको इसे। जुबिस्को ने बाहर इंतजार कर रही कार का दरवाज़ा खोला और कार एक झटके के साथ तोड़ पड़ी। ध्रुव भी बिना कोई वक्त खोए अपनी मोटरसाइकिल की तरफ लपका और उसकी स्पेशल मोटरसाइकिल आग की दीवार के ऊपर से कूदती हुई जुबिस्को के कार के पीछे लग गई। अंदर जुपिटर सर्कस में मौत का तांडव मचा था। आग की खूंखार लपटें हर किसी को अपनी लपेट में लेने के लिए लपक रही थी। मौत की दहशत से भाग रहे गेंडों और हाथियों के पैरों तले कई नामी कलाकार कुचले जा रहे थे, लेकिन इन सब से अनजान ध्रुव की मोटरसाइकिल मानो हवा में उड़ती जा रही थी। जुबिस्को कार में पीछे बैठे बॉन्ड से बोलता है, ध्रुव अब भी हमारे पीछे लगा है बॉन्ड। बॉन्ड जवाब देता है, चिंता मत करो जुबिस्को, यह काम तुम मुझ पर छोड़ दो। मेरा निशाना स्टार सर्कस तक में कभी नहीं झुका, नमूना हाजिर है। एक पिस्तौलधारी हाथ कार से बाहर निकला। ध्रुव पल भर में समझ गया कि निशाना उसका सिर है। एक धमाका हुआ, साथ ही साथ ध्रुव की मोटरसाइकिल हवा में उछली। गोली और ध्रुव के सिर के बीच में मोटरसाइकिल का अगला पहिया आ गया और मोटरसाइकिल एक झटके से पलट गई। जमीन पर असहाय पड़ा ध्रुव अंधेरे में गुम होती कार की लालटेन लाइटों को देखता रह गया। तभी उसको चलते जुपिटर सर्कस का ध्यान आया। वो उठा और पलटकर सर्कस की तरफ भागने लगा, लेकिन ध्रुव के वहां पहुंचने से पहले ही सब कुछ खत्म हो चुका था। आग की प्रचंड लपटों ने सब कुछ जलाकर राख कर दिया था। यह देखते ही ध्रुव सोचने लगता है, नहीं, ये नहीं हो सकता। और साथ ही राख हो गए थे जुपिटर सर्कस के सभी कलाकारों के साथ, ध्रुव के माता पिता राधा और श्याम। ध्रुव अब इस दुनिया में अकेला था, बिल्कुल अकेला।
उसने धीरे धीरे अपना चेहरा उठाया। आंसुओं से भीगे उसके चेहरे पर दो आंखें अंगारों की तरह चमक रही थी। फिर ध्रुव बोलता है, मैं इस रात को उठाकर कसम खाता हूँ कि मैं उन खूंखार दरिंदों को नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं। यह ध्रुव की प्रतिज्ञा है और ध्रुव अपनी बात पर अटल रहता है। अचानक आकाश पर दूर दूर तक घने बादल छा गए, बिजलियां कड़कने लगी और हवा तेजी से बहने लगी। शायद भगवान स्वयं ध्रुव की इस प्रतिज्ञा से दहल उठे थे और जोरों से बारिश शुरू हो गई। घटना स्थल शहर से दूर होने के कारण फायर ब्रिगेड की गाड़ियां अब तक नहीं आ पाई थी, लेकिन अब उनकी आवश्यकता भी नहीं थी। बारिश की तेज बौछार ने जुपिटर सर्कस की आग को पूरी तरह बुझा दिया, परंतु ध्रुव के दिल में लगी आग अब तक धधक रही थी। वह मुड़ा और तेजी से एक तरफ चल पड़ा। दूसरी तरफ ग्लोब सर्कस के लिए यह खुशी मनाने का दिन था। बॉस जुबिस्को को शाबाशी देता है और बोलता है, शाबाश शाबाश जुबिस्को, मुझको तुमसे यही उम्मीद थी, पर तुमको किसी ने देखा तो नहीं, क्यों? जुबिस्को जवाब देता है, वो बॉस, वो ध्रुव ने हमको देखा था। बॉस बोलता है, व्हाट? ध्रुव ने? यानी वो जिंदा है? उफ, तब तो वह तुमको पहचान गया होगा और यहाँ पर आता ही होगा। जुबिस्को जवाब देता है, आप चिंता मत कीजिए बॉस। जुबिस्को कह रहे थे आप। तभी बॉस बोलता है, शट अप गधे, उसका नाम ध्रुव है, ध्रुव। वो तुम जैसे 2-3 को एक साथ संभाल सकता है। गॉड गॉड। बॉस गार्ड को बुलाकर उसे बोलता है, देखो, सर्कस के चारों तरफ कड़ा पहरा लगा दो, खूंखार से चीते के लिए आदमी तैनात कर दो और कोई भी अजनबी अगर अंदर घुसने की कोशिश करे तो उसको पीछे झक गोली मार दी जाए। गार्ड बोलता है, ओके बॉस। बॉस का ख्याल एकदम सही था। ध्रुव जुबिस्को को पहचान गया था। ध्रुव ग्लोब सर्कस को देखते हुए बोलता है, यह रही सामने मेरी मंजिल, हत्यारों का अड्डा, ग्लोब सर्कस। ध्रुव ग्लोब सर्कस की ओर देखते हुए अपने मन में सोचता है, एकदम से काफ़ी चहल पहल हो गई। अभी अभी हुई जोरदार बारिश से भी इनका उत्साह कम नहीं हुआ। जरूर यह मेरे स्वागत का इंतजाम हो रहा है, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। जहाँ चाह वहाँ राह, और इस वक्त अंदर तक पहुँचने की राह है यह हाई टेंशन केबल। केबल पर चलना ध्रुव के लिए रस्से पर चलने जैसा ही था। रस्से पर चलते हुए ध्रुव सोचता है, लगता है इसी केबल से पूरे ग्लोब सर्कस की बिजली सप्लाई होती है। लेकिन इस वक्त मेरे दिमाग में इसका एक और बेहतरीन उपयोग आ रहा है। तार के दूसरे सिरे पर पहुंचकर ध्रुव एक क्षण को पलटा और केबल एक झटके में नीचे जमीन पर आ गिरा। थोड़ी देर पहले हुई बारिश से जमीन अभी तक गीली थी। पल भर में हाई वोल्टेज की बिजली चारों तरफ फैल गई। पहरेदारों और खूंखार जानवरों को मुंह तक खोलने का मौका नहीं मिला। जल्दी ही सभी पहरेदार और शेर चीते गीली जमीन पर बेहोश पड़े थे। अंदर बॉस जुबिस्को से पूछता है, यह क्या हुआ जुबिस्को, बिजली कैसे चली गई? जुबिस्को जवाब देता है, अभी इमरजेंसी लाइट जला कर देखता हूँ बॉस, लगता है केबल टूट गया है बॉस। बॉस बोलता है, केबल टूट गया? पर कैसे? जवाब में एक सर्द आवाज़ गूंजी बॉस के पीछे से, मैंने तोड़ा है। यह आवाज़ थी सुपर कमांडो ध्रुव की। जुबिस्को पूछता है, कौन? तभी ध्रुव बोलता है, ध्रुव, हाँ तुम्हारी मौत ध्रुव। जब इसको ऊपर ध्रुव को देखते हुए अपने बॉस से बोलता है, मैं इसको देखता हूँ बॉस। जुबिस्को 2 कदम आगे बढ़ा और 4 कदम पीछे आ गिरा। इससे पहले कि जुबिस्को संभल कर उठ पाता, ध्रुव ने उसको वापस जमीन पर लिटा दिया अपने पैर से मारकर। बॉस चिल्लाकर गार्ड को बुलाने लगता है, गार्ड गार्ड। ध्रुव बोलता है, बेकार में गले को तकलीफ मत दो, तुम्हारी मदद करने कोई नहीं आएगा। तुम्हारे सारे आदमी आराम फरमा रहे हैं। उन सब का दिमाग ठिकाने लगाने के लिए मुझे उनको बिजली के झटके देने पड़े। यह बोलते हुए ध्रुव ने बॉस को एक चाटा खींचकर मारा। बॉस के मुंह से आह निकल गई और ध्रुव ने बोला, अब तुमको बचाने कोई नहीं आएगा, भगवान भी नहीं। तभी बॉन्ड ने ऊपर से एक फंदा गिराया और फंदे के सहारे ध्रुव को ऊपर खींच लिया और बॉस ने बॉन्ड को शाबाशी देते हुए बोला, शाबाश बॉन्ड, एकदम परफेक्ट। ध्रुव को देखते हुए बॉस बोलता है, अब मैं सबसे पहले तुम्हारे थप्पड़ का जवाब दे दूँ। और यह कहते ही ध्रुव के पेट में एक घुसा दे मारता है बॉस। ध्रुव के मुंह से आह निकल जाती है और यह सुनते ही बॉस बोलता है, बच्चे, इस खेल का मुझको तुमसे ज़्यादा तजुर्बा है। अब मैं तुमको बताता हूँ कि बदला कैसे लिया जाता है। शैतान को लाया जाए। तभी शैतान वहाँ आ जाता है और बॉस ध्रुव की तरफ देखते हुए बोलता है, बेटे ध्रुव,
इस खूंखार शेर को देख रहे हो ना, इसी का नाम शैतान है। यह 3 दिन में सिर्फ एक बार खाना खाता है और आज इसके उपवास का 3रा दिन है। जब इसको खोल दे शैतान को। भूख से बेचैन शैतान ध्रुव पर छलांग मारने के लिए झुका कि तभी ध्रुव के गले से एक हल्की सी गुड़गुड़ाहट निकली। शैतान छलांग मारते मारते रुक गया, उसके कान खड़े हो गए, वह कुछ सुन रहा था और यकाएक एक खून जमा देने वाली दहाड़ के साथ उसने ध्रुव पर छलांग लगा दी। अगले ही पल उसके दोनों अगले पंजे ध्रुव के कंधों पर थे और तेज दांत रस्सी पर। शैतान ने एक झटका दिया और रस्सी के कई टुकड़े हो गए। यह देखते ही बॉस बोल पड़ा, यह क्या? तभी ध्रुव बोला, जानवर कितना भी खूंखार हो लेकिन ध्रुव की प्यार की पुलिस समझता है। ध्रुव ने रस्सी को कस कर खींचा और पॉन्ट जमीन पर आ गिरा, लेकिन इसी बीच ध्रुव का ध्यान एक क्षण के लिए जुबिस्को पर से हट गया और ध्रुव ने पॉन्ट की तरफ देखते हुए बोला, अब तुम्हारी बारी। और जुबिस्को ने इसका पूरा फायदा उठाया। ध्रुव की गर्दन एक फौलादी शिकंजे में फंस गई और उसकी गर्दन की हड्डियां कड़कने लगी। एक झटका लगा और ध्रुव के गले से चीख निकल गई। ध्रुव की यह चीख शैतान का गुस्सा जगाने को काफ़ी थी, क्योंकि वह समझ गया था कि ध्रुव उसका दोस्त है और जुबिस्को उसका दुश्मन। वह जुबिस्को पर टूट पड़ा। जुबिस्को की दर्दनाक चीखें रात के सन्नाटे में गूंजने लगी। ध्रुव अब बॉस की ओर पलटा। यह देखते ही बॉस बोलने लगा, दूर रहो मुझसे, पास मत आना, मुझे कोई नहीं पकड़ सकता, कोई नहीं। भयभीत बॉस बाहर की तरफ भागा। ध्रुव बॉस से बोलने लगा, रुक जाओ। ओह, बाहर जमीन में अब तक करंट दौड़ रहा होगा, रुक जाओ। लेकिन देर हो चुकी थी। बॉस का पांव गीली जमीन में पड़ चुका था। बॉस बिजली के झटके के कारण मर गया। ध्रुव ने सावधानी से टूटा केबल उठाकर सुरक्षित ऊंचाई पर टांग दिया। ध्रुव का प्रतिशोध पूरा हो चुका था। तीनों अपराधी अपने आप मौत के आगोश में समा गए थे। रात बीत चुकी थी। ध्रुव धीरे धीरे उगते सूरज की तरफ बढ़ चला। अगले दिन ध्रुव एसपी राजन मेहता के कैबिन में गया और एसपी राजन मेहता ध्रुव से कहने लगे, मैं तुम्हारी अक्ल की दाद देता हूँ। हमने तुम्हारी कहानी को जांच के बाद सही पाया है ध्रुव। जुपिटर सर्कस के बाहर पड़े दोनों कनस्तरों पर जुबिस्को के अंगुलियों के निशान थे। कमाल का सबूत लाए तुम, वाह। ध्रुव बोलता है, धन्यवाद एसपी अंकल। एसपी राजन मेहरा ध्रुव से कहते हैं, एक बात और, जुपिटर सर्कस के मालिक मिस्टर जैकब ने सर्कस का दुर्घटना बीमा तुम्हारे नाम से कराया था, यानी आज से तुम 50 लाख रुपयों के मालिक हो। पर एक बात तो बताओ, इतने पैसों से आखिरकार तुम करोगे क्या? ध्रुव जवाब देता है, इस दुनिया से अपराध का खात्मा। मैंने जुपिटर सर्कस की चलती चीता पर कसम खाई है कि मैं इस संसार से अपराध का नाम मिटा दूंगा। इस पे एसपी बोलते हैं, वाह बेटे वाह, मुझे पूरा यकीन है कि इस काम में भगवान तुम्हारी पूरी मदद करेंगे, मैं और पुलिस डिपार्टमेंट भी। ध्रुव बोलता है, धन्यवाद अंकल। फिर एसपी ध्रुव से बोलते हैं, सवाल धन्यवाद का नहीं है, सवाल यह है कि यहाँ से अब तुम जाओगे कहाँ? ध्रुव सोचते हुए बोलता है, यह तो मैंने सोचा ही नहीं। फिर एसपी बोलते हैं, पर मैंने सोच लिया है। मैं एक ऐसे सज्जन को जानता हूँ जिनकी सिर्फ एक बेटी है, श्वेता। उनको ठीक तुम्हारे जैसे बहादुर बेटी की इच्छा थी। मैंने उनको फ़ोन कर दिया है, उनके परिवार वाले तुम्हारे ही इंतज़ार कर रहे होंगे। यह रहा उनका घर। फिर ध्रुव बोलता है, पर अंकल पता नहीं मैं उनको पसंद आऊँ या नहीं, और आपने उनका नाम तो मुझे बताया ही नहीं। एसपी बोलते हैं, नॉनसेंस, तुमको नापसंद करने की कोई वजह भी तो हो। और हाँ, उनका नाम है राजन मेहरा और वे इस शहर के सीनियर एसपी हैं। फिर ध्रुव बोलता है, यानी अंकल आप? तभी एसपी की वाइफ बोलती है, हाँ बेटे, तुम्हारे इस नए घर में तुम्हारा स्वागत है। एसपी की बेटी ध्रुव से बोलती है, वेलकम ध्रुव भैया। ध्रुव कुछ न बोल सका क्योंकि खुशी के मारे उसका गला रुंधा था। ध्रुव बोलता है, तो प्यारे दोस्तों, यह थी मेरी उस ज़िंदगी की शुरुआत जो मेरी पिछली ज़िंदगी से मिलती जुलती होने के बावजूद उससे काफ़ी कुछ अलग थी। लेकिन असली शुरुआत तो अभी होनी बाकी थी, जब मुझे अपने पहले ही केस में एक ऐसे रोमन सैनिक का सामना करना पड़ा जिसमें बला की ताकत थी और जिसका उद्देश्य था हत्याएं। तो पल भर को मुझे लगा कि शायद मेरा पहला केस ही मेरा आखिरी केस साबित होगा। अगर यकीन नहीं आ रहा हो तो खुद ही पढ़कर देख लीजिएगा मेरी आगामी कॉमिक रोमन हत्यारा। और हाँ, इसमें मैं आपको यह भी बताऊंगा कि मैंने किस प्रकार स्पेशल कमांडो फोर्स का गठन किया और अपराधियों की नींद हराम कर दी। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे।
तो मेरी ये ऑडियो कॉमिक्स स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी? अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ऑडियो कॉमिक्स स्टोरी हम आप लोगों के लिए और बनाएं तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इस स्टोरी को शेयर करें अपने दोस्तों में, एंड मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलें, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन टू गेट अपडेटेड टू लेटेस्ट वीडियोज़। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ सपोर्ट मी फ्रेंड्स, प्लीज़ सपोर्ट मी, तभी हम आप लोगों को एंटरटेन कर सकेंगे। थैंक यू।